हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो, आज हम आप लोग के लिए फिर लेकर आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पाली में। फर्स्ट पाली में अपलोड कर दिया। सेकंड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर काफ़ी अच्छी तरह से हम समझा के बताएंगे। आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखना, ठीक है। इससे पहले हम साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं 2 और मैथ का भी अपलोड कर दिए हैं और सोशल साइंस का भी अपलोड किए हैं। अब फिर हम सोशल साइंस का अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग को देखने में मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? तो क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। उससे पहले बता देना चाहते हैं आप लोग को कि एक ठो मेरा नया चैनल है जहाँ पर हम अपना कॉमेडी वमेडी कुछ करते हैं या मस्ती करते हैं तो वो डालते हैं उस पर वीडियो। उसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग। इसको भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लेकिन मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस जगदेव ब्लॉग नाम से और चैनल है तो मेरा फोटो जो जगदेव क्लासेज में चश्मा वाला हेडफोन लगा है ना, वही फोटो लगा हुआ। तो आप लोग मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। चलो करते हैं स्टार्ट, हो जाओ तैयार। और आप लोग चलो, ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन 7 करोड़ रुपया का। दीजिए जवाब और जीतिए 7 करोड़, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हम बता चुके हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। कौन है भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध? कौन है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो आप लोग को हीरा मिलेगा तो आप लोग उड़ जाइएगा फटाक से ना लेके हीरा को, यानी उड़ीसा में हीरा बांध कहाँ है? उड़ीसा में। और आप लोग को हीरा बनिएगा तो उड़ जाइएगा और आप लोग बन जाइएगा महान आदमी। क्या बन जाइएगा? हीरा मिलेगा तो महान आदमी बन जाइएगा। यानी हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे लंबा बांध या बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन नदी पर है? महानदी पर है, याद रखना। लेकिन यही पूछता भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? ऊंचा पूछता, ऊंचा तो बोलते हैं भाखड़ा बांध। क्या बोलते हैं? भाखड़ा बांध। ऐसे तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध भारत का, लेकिन उसमें पानी उतना नहीं रहता है। पानी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस रिहंद बांध कहाँ पर है? तो रिहंद बांध, इसके बारे में बता देते हैं। रिहंद बांध है यूपी में। और यहाँ ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस रिहंद बांध निहर नदी पर है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? सिंपल बात है, कोई फैक्ट्री में जाओ तो जितना भी मशीन बना हैवी हैवी सब बना है लोहा का, यानी लोहा का बिना कोई भी फैक्ट्री का स्थापना नहीं किया जा सकता। सिंपल बात है, तो लोहा उद्योग का जननी कहा जाता है, ठीक है ना। और लोहा का जो अयस्क है वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट। तो पूछेगा ये तीनों किसका अयस्क है? तो बोलना है लोहा का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट। सबसे अच्छा लोहा तो मैग्नेटाइट, सबसे खराब लोहा तो सिडेलाइट। अगला, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला कौन है? तो सबसे सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। कौन है? इसके चलो ट्रिक बता देते हैं तुम लोग को। देखो, लोहा का यश पूछेगा तो याद रखना आप लोग को महल से। क्या याद रखना है? महल से, ठीक है। देखो, मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, से सिडेलाइट। ये हो गया लोहा का अयस्क चारों। पूछेगा सबसे अच्छा लोहा कौन है? तो बोलना है मो से मैग्नेटाइट। पूछेगा सबसे खराब लोहा कौन है, घटिया लोहा कौन है? तो सो से सिडेलाइट। पूछेगा सबसे ज़्यादा लोहा का प्राप्ति किससे होता है, यानी तो होता है हेमेटाइट से, क्योंकि मैग्नेटाइट उतना नहीं पाया जाता है तो हेमेटाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला बोला सर्वोत्तम कोयला का उदाहरण कौन है? तो एंथ्रासाइट। इसका भी ट्रिक बता देता है आप लोग को, तो याद रखना है ट्रिक कि मान लो को तुम्हारे घर आ गया कुटुंब, ठीक है ना, तो उसको आप बोलिएगा, नहीं तो दोस्त आ गया आपको तो उसको बोलिएगा पानी, कहेगा पानी दो पीने, तो आप लोग बोलिएगा ए बे ले पी। ए बे ले पी, ए से एंथ्रासाइट, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला, ठीक है ना। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला तो पीट कोयला, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना है तो गंडक परियोजना कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में, ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन है? तो सबसे ज़्यादा जो वन है ना भारत में वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? भागलपुर जिला में। कहाँ पर है? भागलपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काटी पूछता तो काटी तापीय विद्युत परियोजना पूछता तो काटी वाला हो जाता मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। और यहाँ पूछा है कहलगांव वाला तो क्या होगा? भागलपुर, ठीक है। अगला, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो सूखे के लिए जो सबसे उत्तरदायी कारक है, सिंपल है, बताओ सूखा क्यों होता है? तो वर्षा की कमी से ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? यानी बिहार के कौन से क्षेत्र है जहाँ जहाँ ज़्यादा बाढ़ आते रहता है? मान लो ये क्या है? बिहार, ठीक है ना। इस प्रकार बिहार होता है, थोड़ा चतुर्भुजाकार बिहार है, ऐसे है, ऐसे है और इस प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ किशनगंज है, यहाँ पश्चिम चंपारण है, ठीक है ना। तो देखो, बिहार में जो है ना, यहाँ से गंगा नदी बीचों बीच गुजरती है। तो उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ का से बहुत प्रभावित रहता है। जो उत्तरी बिहार के लोग मेरा वीडियो देख रहा है तो बताइएगा, अभी जो बारिश का मौसम है तो उत्तर बिहार में इतना नदी बहता है, गंडक नदी, ठीक है ना, बूढ़ी गंडक, फिर हो गया कोसी हो गया, ठीक है,
फिर हो गया घाघरा हो गया, ठीक है, कोसी घाघरा, ये सब बहुत नदी बहता है। और बिहार में जो है उत्तरी बिहार में तबाही ला देता है। और कोसी नदी तो पूछबो ही मत कीजिए, इतना खतरनाक कोसी नदी है कि कोसी नदी को हम बिहार का शोक बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन ही करता है, ठीक है ना, और नेपाल से निकलता है और काफ़ी तबाही डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार मतलब टेलीकॉम, यहाँ से एक जगह दूसरी जगह जो होता है संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो समाचार पत्र भी है, ये भी एक स्थान से दूसरा स्थान को न्यूज़ पहुंचाता है। टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, ये सभी हो जाएगा डी नंबर। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक, मानव का पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? स्वास्थ्य है, ठीक है, शिक्षा भी है और आवास, यानी ये तीनों मानव के पूंजी निवास का घटक है, यानी सभी हो जाएगा इसमें, सब है, सही हो जाएगा। पूंजी निर्माण तो स्वास्थ्य के लिए भी करता है, शिक्षा के लिए भी करता है, आवास के लिए भी करता है, तो डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि अपना देश के अर्थव्यवस्था को, अपना देश के बाजार को विश्व के अर्थव्यवस्था से, विश्व के बाजार से जोड़ देना, यही कहलाता है वैश्वीकरण। तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय वैश्वीकरण, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे में पढ़ते हम एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं, एलपीजी मतलब एल मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो ये तीनों पढ़ते हैं, 1991 में तीनों आया था भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। हम जानते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति था फसल से संबंधित, कृषि से संबंधित था। तो कृषि कौन क्षेत्र में आता है? कृषि हो गया या कोई पशुपालन हो गया, सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है ना। इसमें तो रोजगार बहुत भारत में मिल जाता है लेकिन आमदनी नहीं होता है, ठीक है। तो ए नंबर सही हो गया। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो फैक्ट्री आता है, कल कारखाना आता है, यानी जितना भी निर्माण होता है उद्योग में वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र आता है, जो मतलब सेवा देता है, जैसे वाहन परिवहन का जितना भी चीज़, चाहे गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो या एरोप्लेन हो या जहाज हो, वो आपको सेवा देता है, एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ये नहीं कि बैठ गए आप उस ट्रेन पर तो ट्रेन में मेरा हो गया, हवाई जहाज मेरा हो गया, ऐसा बात थोड़ी है। वो सेवा देता है। डॉक्टर क्या देता है? सेवा देता है। टीचर क्या देता है? सेवा देता है। जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? आप लोग को सेवा दे रहा है। और जो आप लोग देख रहे हैं जो नेट का रिचार्ज कराते हैं, तो वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। तो तृतीयक होता है, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र। सबसे ज़्यादा आमदनी किसमें है? तृतीय क्षेत्र में है। रिचार्ज देखते हैं आप लोग, कुछ दिया था, रिचार्ज मारते 349 गया आपका पानी में, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं दिया, वो खाली नेट दिया यानी सेवा दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा आमदनी तृतीय क्षेत्र से। नेक्स्ट, जिससे देश का विकास होता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान देश के विकास में बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में मुद्रा जारी करता नहीं, पैसा जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ, सॉरी स्टेट बैंक हम बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट जारी करता है आरबीआई। इसका स्थापना कब हुआ? 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में, ये याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए आपके सामने, बिहार राज्य है, तो सिंपल बात है, बिहार राज्य कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। बताएंगे बीमारू राज्य मतलब क्या होता है आगे। चलो ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए और बन जाइए जीनियस। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर को प्रभावित करता है? बताओ, रहन सहन तुम्हारा कैसे बदल जाएगा? सिंपल बात है, तुम्हारा घर में ज़्यादा कमा होगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई होते चल जाएगा। यानी तुम्हारे घर जो प्रति व्यक्ति जो कम अभी कमा रहा है, प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ गया तो तुम्हारा क्या होगा? स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा रहन सहन के। फिर मोबाइल खरीदेगा, एयरफोन खरीदेगा, बाल कटाएगा हीरो जैसा, ठीक है ना। यानी आप प्रति व्यक्ति आय से। बिहार में कितने जिले थे? बिहार में कितना जिला? 38 जिला है, सब जानता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? सिंपल बात है, बिहार में रज्जू मार्ग कौन है? बी नंबर राजगीर। आप लोग राजगीर गए होंगे स्कूल तरफ से घूमने के लिए, तो पहुँचे होंगे आप लोग 20 शांति स्तूप। तो वहाँ पर जो पहाड़ पर जाने के लिए जो होता है डोली, जिस पर बैठ के जाता है, तो उसी को बोलते हैं रज्जू मार्ग, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में कौन किया था? तो इसको किया था कौन? बता दो आप लोग। शेरशाह सूरी ने किया था, और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनाया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि जब सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो जल जम जाता है तो वो बन जाता है जलाशय, तो उसको बोलते हैं हम गोविंद सागर जलाशय। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर जलाशय बोलते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है, क्योंकि ये सिख का गुरु है। तो सिख कहाँ है? पंजाब में, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार रिहंद बांध कहाँ है? तो यूपी में हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, महानदी पर है, उड़ीसा में है, और ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। 226 मीटर ऊंचा है भाखड़ा नंगल बांध, और ये जो है लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, 4800
मीटर, लगभग 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण है, तब सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है? अभी बरसात में आप लोग देखते होंगे मौसम में टीवी पर नहीं जाता है कि यहाँ पर भूस्खलन होने से बादल फटने से इतना लोग का मृत्यु हो गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है। बादल फट जाता है, कभी कभी बर्फ़ खिसक जाता है, कभी भूमि खिसक जाता है, भूस्खलन हो जाता है। नहीं, ये नंबर सही होगा। और उत्तराखंड में होता है सुपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है ना। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो हम जानते हैं कि बिहार का उत्तरी भाग जो है ये क्या है? बारिश से परेशान है, बाढ़ से परेशान है। और दक्षिणी भाग जो है वो क्या है? तो वो सूखा से परेशान है, यानी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ। फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कौन संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ? 1871 में हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन था? एक कूटनीतिक था। ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1815 में। ठीक है ना। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। और पूछेगा इटली का एकीकरण किसने किया? तो मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी, 3 व्यक्ति का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापना हुआ? तो हम जानते हैं कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो हुआ वो संवैधानिक राजतंत्र यानी तंत्र राजा, यानी राजा के तंत्र था लेकिन संविधान तरीका से, संविधान में जो बोलेगा वही जनता के हित में रहकर, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन है? बोल्शेविक में तो होता है ज़्यादा, यानी किसान और मजदूर का नेता जो होता है उसको बोल्शेविक बोलते हैं। जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसको बोल्शेविक बोलते हैं। और मेंशेविक जो होता है उसको बोलते हैं कम, यानी जो कम लोग का सपोर्ट करता है, जिसका संख्या कम होता है उसको बोलते हैं मेंशेविक। तो बोल्शेविक का नेता था कौन? लेनिन। कौन था? लेनिन। बोल्शेविक का और जो मेंशेविक था यानी कम संख्या वाला का जो नेता था वो था करेंस्की। कौन था? करेंस्की था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। अब बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ तो नवंबर 1917 में रूस में हुआ था। और रूस के जो राजा था जार निकोलाई द्वितीय, उसके शासन को उखाड़ कर फेंक दिया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। ट्रांस्की जो था ये क्या था? लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रांस्की ने किया था। और स्टालिन को कहा जाता है कौन? तो स्टालिन को कहा जाता है स्टील पुरुष, यानी फौलादी पुरुष, फौलादी मैन। किसको कहा जाता है? स्टालिन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो भूकंप केंद्र, मान लो ये पृथ्वी है, तो यहाँ से जो कि भूकंप केंद्र से जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर निकला, तो यहाँ पर जो निकला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी संबंधित है। सुनामी कहाँ आता है? तो देखो जब धरती पर आएगा भूकंप तो उसको भूकंप बोलते हैं, लेकिन समुद्र में जब भूकंप आएगा तो उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? तो यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और सुनामी को लिखा जाता है टी से, याद रखना, टी से लिखा जाता है, एस से नहीं। तो TSUNAMI। ठीक है ना। सुनामी यानी टी साइलेंट होता है। कैसा शब्द है? तो जापानी शब्द है। अगला, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मलबा के नीचे कोई दब गया है तो भूकंप आने पर, अगर मान लो बिल्डिंग उन्हें ढह गया, आपका घर ढह गया है, तो वहाँ पर जो मलबा के नीचे जो आदमी दब गया उसको पता लगाने के लिए कैसे पता करेंगे कहाँ को आदमी दबा हुआ है? तो इंफ्रारेड कैमरा से, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा मतलब होता है जो अपने आप घटता है, जिसको में घटने में मनुष्य का योगदान नहीं होता है। ठीक है ना। तो आग लगना, आग मनुष्य लगाता है। ऐसा थोड़ी है कि प्राकृतिक आया माचिस लाया और आग लगा दिया, ऐसा नहीं है। आग मनुष्य लगाता है, मनुष्य की गलती के कारण आग लगता है। बम विस्फोट भी मनुष्य करता है, यानी ये क्या हो गया? तो ये हो गया मानवकृत आपदा। ठीक है ना। भूकंप प्राकृतिक द्वारा आता है। ये नहीं, ये ऐसा बात थोड़ी है कि पृथ्वी को मनुष्य पकड़ के ऐसे से हिलाता है, नहीं, ये अपने आप आता है, यानी ये हो गया प्राकृतिक आपदा। रासायनिक दुर्घटना, जो रासायनिक दुर्घटना होता है, तेजाब उजाब जब फेंक देता है वो मनुष्य फेंकता है, यानी हो गया क्या? मानवकृत आपदा। तो यहाँ पर सी नंबर सही होगा, प्राकृतिक आपदा। अगला, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ का मतलब होता है क्या? जो गर्मी या बरसात में होगा उसको बोलते हैं खरीफ फसल, और जो वर्षा के टाइम में होगा उसको बोलते हैं रबी फसल। सॉरी, जो गर्मी और वर्षा में होगा उसको खरीफ फसल बोलते हैं, और जो ठंडा में होगा उसको बोलते हैं रबी फसल। क्या बोलते हैं? जो ठंडा में होगा उसको बोलेंगे रबी फसल। तो बता दो, चावल कब होता है? वर्षा टाइम में होता है, थोड़ा गर्मी भी रहता है, तो चावल हो गया खरीफ फसल। ज्वार भी हो गया खरीफ फसल, बाजरा हो गया खरीफ फसल, मक्का हो गया खरीफ फसल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, जितना भी तिलहन है, चाहे सोयाबीन हो या मूंगफली हो या जो भी हो, ठीक है ना। ये सब क्या है? खरीफ फसल। रबी फसल में कौन आएगा? ठंडा में कौन कौन होता है? ठंडा में होता है गेहूँ होता है, ठंडा में क्या होता है? मटर होता है, ठंडा में क्या होता है? चना होता है, ठंडा में क्या होता है? सरसों होता है। तो ये सब हो गया रबी फसल। तो ठंडा में रबी फसल और गर्मी वर्षा में जो होगा वो खरीफ फसल। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। तो यानी दूध को बोलते हैं डेयरी विकास। क्या बोलते हैं? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और हरित क्रांति फसल उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ, यानी RBI जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1935 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं बैंकों का बैंक। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। और भारत में नोट जारी करने का
जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है, लेकिन भारत में 1 रुपया का जो नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, वो करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। उसका उस पर सिग्नेचर भी होता है वित्त सचिव का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में जो पहला सूती मिल स्थापित हुआ वैसे तो कलकत्ता में बोलेंगे, अगर कलकत्ता वाला सक्सेस नहीं हुआ, असफल हो गया, तो मुंबई मानना। क्या मानना है? मुंबई 1854 में। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? हम जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। 1871 में किया था। कौन संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। और फ्रैंकफर्ट के संधि किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था आपका फ्रांस और पर्सा के बीच, जिसमें फ्रांस पराजित हुआ, पर्सा जीत गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है ना। कौन युद्ध के दौरान हुआ था? तो पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कौन युद्ध के दौरान हुआ था? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और पर्सा के बीच। सेडान के युद्ध में कौन हारा? तो फ्रांस हारा, तो इसलिए फ्रांस को करना पड़ा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो बता चुका 1871 में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांस का पराजय हुआ था सेडान के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम करवा दिए हैं ना, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, जवाब दीजिए और बन जाइए जीनियस और जीतिए आप 1 रुपया। 1 करोड़ बोल दें क्या? 1 करोड़ रुपया, 1 रुपया, ठीक है। अगला, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का उसका आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी। किसने किया था? हम्फ्री डेवी, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को ज्योग्राफी जाकर देखो, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब पढ़ा रहे थे, इसमें पढ़ा देते भारत में राष्ट्रवाद। वो वीडियो जरूर देखो, जाके देखो भारत में राष्ट्रवाद। पहले हम 3 पार्ट बनाए हैं, उसके बाद एक पार्ट में सिर्फ पार्ट 1 में पूरा वीडियो को समाप्त कर दिए हैं, तो जाके देखो, बहुत फायदा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर पूछेगा आप लोग कौन है, तो भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद जरूर जाके देखें। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ठीक है ना। तो बी नंबर सही हो जाएगा, और भारत छोड़ो उसी समय कहा था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी ने किया था 1920 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी ने किया 1930 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? हम जानते हैं समाजवादियों को जो बाइबिल है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, और दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स जो कब लिखा था? तो 1867 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को हो जाएगा। स्थापना करके कौन किया था? इसका स्थापना किया था ए ओ ह्यूम। कौन किया था? ए ओ ह्यूम। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो बना था डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी डब्ल्यू से व्योमकेश, सी से चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ तो वो हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है ना। इतना इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। और चंपारण आने का न्योता कौन दिया था महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल। और महात्मा गांधी चंपारण आया, किसानों का नेता बना, और जो भारत में अथी बिहार में जो पश्चिम चंपारण में जो 3 कठिया प्रणाली था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर आपको खेती करना ही करना है, उसको समाप्त किया है। और नील का खेती के जो था, जो अंग्रेज जो है मनमानी ढंग से किसानों से करवाता था, उसको भी समाप्त किया। नहीं, चंपारण हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ चीन में। मुद्रण यानी पैसा, पैसा कौड़ी का आविष्कार कहाँ हुआ? यानी पैसा छाप, जो हम लोग पैसा देते हैं छापने वाला, तो पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार हुआ चीन में, ठीक है ना। पतंग उड़ाने कला कहाँ आविष्कार हुआ? तो चीन में। सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। उसी प्रकार पूछेगा कि बताओ कि सर्वप्रथम रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। और पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस यानी छापने वाला मशीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग किया। कौन किया था? गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग कहाँ था? तो जर्मनी का था, ठीक है ना, याद रखना। और गुटेनबर्ग ने जब उसका आविष्कार किया था तो सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक छपाई किया? तो गुटेनबर्ग था ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, यानी बाइबिल का छपाई किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो पाई जाने वाला मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। और गंगा नदी गुजरने के बाद जब बाढ़ लगती है तो चारों तरफ क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी फैल जाती है उसके पानी से, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का? तो जलोढ़ मिट्टी का है। और भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। और सब पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी, और नया जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। इतना भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और काली मिट्टी को बोलते हैं रेंगुल मिट्टी। क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को रेंगुल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है वो होता है कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। किसको कहा जाता है? चरक, ठीक है ना। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और योग का जो दर्शन का जनक कहा जाता है, कहा जाता है पतंजलि को, योग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो काफ़ी कम है। ऐसे तो होना चाहिए 33% पर वन होना चाहिए किसी भी देश में, ठीक है ना।
लेकिन बिहार और भारत में कुल कितना है, तो 24 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना, 24% लगभग पर 1 है। लेकिन बिहार में पूछेगा स्पेशल कितना है, तो 7% पर, बहुत कम है बिहार में। इसलिए 1 को लगाओ, पेड़ पौधा के लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ है तो हम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोह युक्त खनिज कौन है? तो मैग्नेटाइट। हम बता चुके हैं कि लोहा का जो 4 अयस्क है, इसका ट्रिक बताए थे महल से। क्या बताए थे? महल से ट्रिक बताए थे। मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सेडेलाइट। ये था लोहा का अयस्क। सबसे अच्छा लोहा तो मैग्नेटाइट, सबसे घटिया लोहा सेडेलाइट, सबसे ज़्यादा कौन पाया था? तो हेमेटाइट, ठीक है। और तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। अभ्रक जो है ना, भारत में सिर्फ पाया जाता है। भारत में कहाँ पर? तो कोरंडम। पूछा है कोरंडम किसके लिए फेमस है झारखंड में जो है? तो अभ्रक के लिए फेमस है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो है एल्युमिनियम का अयस्क। पूछेगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट मार देना है, ठीक है। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3, खड़िया और चौक का भी सूत्र होता है CaCO3। अब यहाँ पर पूछा सबसे घटिया कोयला क्या है? तो अभी हम बताए थे कि कोयला का ऐड करना आप लोग कैसे, तो बोलना है कि आपके आएगा, बोलेगा पानी पीने दो, तो आप बोलिएगा उसको ए बे ली पी, ए बे ले पी, ए बे ले पी, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक हो गया एंट्रेसाइट, बिटुमिनस, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला। ये हो गया कोयला का अयस्क का नाम। सबसे अच्छा लोहा कोयला तो एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला तो पिट कोयला। भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो बिटुमिनस, ठीक है। तो यहाँ पर घटिया क्या पूछ रहा है? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो हो जाएगा सबसे लास्ट वाला यानी पिट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के, निम्न में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल का मतलब समझना कि धान को उगाड़ते हैं, रोप देते हैं। रोपण फसल का मतलब होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर धान को रोपण फसल नहीं है। तुम लोग रोपण फसल सोच लेगा धाने है, लेकिन धान जो रोपण फसल नहीं है। तुम लोग अगर मेरा बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग गूगल है ना, गूगल पर सर्च मारो कि रोपण फसल कौन है। तो गन्ना आएगा, रबर आएगा, कॉफ़ी आएगा, चाय आएगा, लेकिन धान नहीं आएगा। तो धान रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो सिंपल बात है, भारत का जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है? धान है। क्योंकि भारत में जो सबसे मेन 1 नंबर धान है, दूसरा नंबर गेहूँ है, तो यहाँ धान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में जो है कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि जो है क्षेत्र है? तो वो है 60%। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्तर व्यापारिक मार्ग है? तो एशिया यूरोप के बीच जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था वो था रेशर मार्ग, जो चीन से होते हुए जाता था और यूरोप को जोड़ता था, ठीक है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? हम जानते हैं चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने जो है था वो असहयोग आंदोलन का बंद कर दिया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और चौरा चौरी कांड जो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था, ठीक है ना। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था भीड़ के द्वारा। आगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? देखो तुम लोग 7 नहीं मार देना, 7 पहले था। तुम लोग 9 भी नहीं मार देना। 9 जो अभी जो बढ़ के हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ा था तो हो गया 9। लेकिन फिर जब दमन एवं दीव एवं दादर एवं नगर हवेली को तो जब एक ही मिला दिया और एक कर दिया तब हो गया 8। तो वर्तमान में अभी 8 है। कितना है? 8, ठीक है ना। और 28 राज्य है। 29 पहले था लेकिन अब हो गया 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। याद रखना कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। उसी प्रकार पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था भी सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कौन जिला में? तो नागौर जिला में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार पूछेगा आप लोग को बताओ कि सर्वप्रथम जो है नगर पालिका का शुरुआत, नगर निगम का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं मद्रास। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? बाहरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो कहा था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सबसे मेन राष्ट्रपति रहा था, 16वां राष्ट्रपति रहा था अब्राहम लिंकन। उसने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये रही नहीं कि नेता के लिए शासन है, जनता का है। किसका है? जनता का। नेता को बदमाशी कहता है पीट दो उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो हम जानते हैं पंचायती राज संस्था जो 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान में स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था, उसको जो मान्यता मिला था संवैधानिक रूप से कब? तो उसको मिला था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992
के विधेयक के द्वारा 1993 में मिला था, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और पूछेगा कि नगर निगम जो नगर पालिका होता है उसको कब शुरुआत मुना हुआ था, तो वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का 1993 में, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र का सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में देखो, कोई भी देश में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ा बाधा हो शिक्षा। वो शिक्षा नहीं रहेगा तो आप लोग सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन नेता सही है कौन नेता गलत है, ठीक है ना। और आप लोग क्या करता है, जो पैसा पर बल पर बिक जाता है, वो शिक्षा के अभाव में, यानी ए नंबर मेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन हो जाएगा ए नंबर, डी नहीं मार देना, ए नंबर सबसे मेन है वो शिक्षा। गरीबी मेन नहीं है, लेकिन लोग गरीब भी रहेगा जो, लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा वो लोकतंत्र को उसको आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करेगा, यानी वो शिक्षा मेन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका शॉर्ट नाम है CSO। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। सी से मतलब सेंट्रल मतलब केंद्रीय, स्टैटिक मतलब सांख्यिकी, ऑर्गेनाइजेशन जैसा मतलब संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य है बिहार, सिंपल बात है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? तो सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, ठीक है ना। और बिहार जो है सबसे गरीब राज्य भी है। बिहार जो है सबसे कम पढ़ा लिखा यानी साक्षर में बोल रहे हैं, ऐसे तो सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही बनता है, लेकिन सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? बिहार। साक्षर मतलब होता है कि आपको कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक भाषा आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? आर्थिक क्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? जीविकोपार्जन, यानी जीविका के लिए वैसा काम करना जिससे क्या हो, उसका जीविकोपार्जन हो, आमदनी हो, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है ना। तो डी नंबर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत का जो राष्ट्रीय आय था उसका सर्वप्रथम अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय जो भारत का राष्ट्रीय आय बताया था उसमें बताया था 20 रुपया। क्या बताया था? जो भारत का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय था वो बताया था 20 रुपये, यानी उस समय 1868 में एक व्यक्ति का एक साल में आय था 20 रुपया। और कौन सा पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ये बात बताया था? तो बताया था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता था? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था जो वो है भूमि विकास बैंक, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, क्या कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो सबसे मेन कारण है वो अत्यधिक सिंचाई, वहाँ के लोग अत्यधिक सिंचाई करता है नलकूप के द्वारा, मोटर के द्वारा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो भूमि है वो अम्लीय हो गया, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सपानी कृषि, सपानी कृषि को बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती से प्रथम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो होता है उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 कट्ठा प्रणाली किन पर लागू की गई? तो बताया था 3 कट्ठा प्रणाली जो था 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य था। वो कहाँ था? किसान पर था। कहाँ पर? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में, जहाँ पर महात्मा गांधी आया और आंदोलन किया 1917 ईस्वी में, आंदोलन को सफल बनाया था, यानी इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। और जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। तो उसके बाद जो कमेटी का गठन हुआ, जो जाँच के लिए हुआ था कि किसका गलती है, तो उसको कमेटी का नाम है हंटर समिति। क्या है? हंटर आयोग, यानी हंटर समिति, यानी यह नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जो है वो है बिहार। बिहार के कहाँ पर? तो जिला देई में है, ठीक है ना। या याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति है थे, ठीक है ना। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो सिंपल बात है, तुम लोग गाना भी सुना है होगा कि चलो नवादा, क्या बोलता है गाना, क्या है तुम लोग बताओ? हाँ, चलो नवादा तुमको घुलाए ककोलत के झरना, तो तुम लोग सुना है ना, यानी नवादा इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश का सीमा बिहार का जुड़ा है जल्दी बताओ? तो सिंपल बात है, बिहार से जुड़ा हुआ नेपाल। नेपाल से ऊपर जाओ उत्तर में तो बिहार मिलेगा, जहाँ से कोसी नदी निकलती है, गंडक नदी निकलती है, बूढ़ी गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ये सब निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? हम जानते हैं गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो कैसा दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो बहुदलीय होगा, बहुत सारा दल होगा तब सब मिलकर आपस में गठबंधन करेगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अमेरिका में 2 दलीय, यानी 2 दल होता है अमेरिका में, ठीक है ना। और चीन में सिर्फ 1 दल है। अगला, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। और बीजेपी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कल शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ 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 कौन कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई?
तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया था इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में। घोषणा करके जितना भी विपक्षी दल का नेता था जो इंदिरा गांधी को विरोध कर रहा था उसको सब में को जेल में ठूसना शुरू कर दिया। तो 1975 ईस्वी में, जिसके कारण क्या हुआ था, इंदिरा गांधी आगामी चुनाव जो 1977 ईस्वी में हुआ था उसमें इंदिरा गांधी हार गया था। इंदिरा गांधी कहाँ से खराब हुआ था, तो इंदिरा गांधी खराब हुआ था कहाँ से, तो इंदिरा गांधी खराब हुआ था बरेली से। तो जब इंदिरा गांधी हार गया था तो उसका गाना निकला था क्या, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यानी इंदिरा गांधी गिर गया था कहाँ पर, बरेली में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था कौन, तो हम जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो नारा दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरोध में। कहाँ से, तो पटना के गांधी मैदान से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यस तो हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जवाब दीजिए, जीत जाइए आप लोग। कितना करोड़, 1 करोड़ ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कुछ कट गया है लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो है 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयास से पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। तो 1971 ईस्वी में हो जाएगा, जिसमें भारत का अहम योगदान था। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत होता है, हम बता चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था, वो कहाँ हुआ था, राजस्थान के हुआ था। राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान के नरोला में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। कौन किया था उसका उद्घाटन, तो उसमें प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पूछेगा बता सर्वप्रथम जो है कि सर्वप्रथम जो है क्या बोलता है उसको, उसको बोलता है, अरे कट गया, सॉरी थोड़ा इधर उधर वीडियो हो गया था। हाँ, सर्वप्रथम पूछेगा पंचायती राज तो कहाँ बोना, राजस्थान। सर्वप्रथम पूछेगा कि सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ, तो तभी राजस्थान बोना रहा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 2005 ईस्वी में, ठीक है ना। और सर्वप्रथम पूछेगा नगर निगम का शुरुआत कहाँ हुआ, तो हुआ तमिलनाडु के चेन्नई में, यानी जिसको मद्रास बोलते थे, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, बता देते हैं। एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी ही राज्य बदल जाएगा, राज्य बदल जाएगा। एक चंडीगढ़ है, एक दिल्ली है, एक दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, सब साथे है, ठीक है, साथे हो गया। और एक है लक्षद्वीप, और एक है तुम्हारा पुडुचेरी, और एक है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है ना। संघ सरकार, यहाँ संघ लिखा हुआ, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, संघ सरकार उसको बोलते हैं जहाँ पर एक से अधिक सरकार होता है, यानी केंद्र में सरकार अलग होता है, राज्य में सरकार अलग होता है। तो बता दो भारत में अलग अलग है ना, हाँ है। इससे भारत भी क्या है, संघ सरकार का उदाहरण। अमेरिका भी संघ सरकार है, ठीक है ना। कनाडा भी संघ सरकार है। तो यहाँ इनमें सभी हो जाएगा, यानी अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, भारत भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम भी है। ये सभी संघ सरकार का उदाहरण है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक सरकार होता है, जैसे जहाँ पर सिर्फ केंद्र में होता है, राज्य में कोई सरकार नहीं होता है, केंद्र का ही शासन होता है, उसको बोलते हैं एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार कहाँ पर है, तो ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, श्रीलंका में है, ये सभी है एकात्मक सरकार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, कि भारत में क्या है रे निकल, हाँ चलो ऊपर तुम, हाँ चला आया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी RBI है, जिसका स्थापना 1935 में हुआ, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, जिसके पास है नोट जारी करने का पावर है, ठीक है ना। अगला है कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग करता है। कृषि उत्पाद में जो करता है वो करता है इको मार्क। कौन करता है देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, एग मार्क होगा। क्या होगा, एग मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो जो पर्यावरण के लिए होगा उसमें को बोल रहे हैं इन्वायरमेंट यानी इको मार्क, लेकिन जो कृषि के लिए होगा तो कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी एग मतलब एग मार्क यानी B नंबर, ठीक है ना। और खाद्य पदार्थ में भी एग मार्क। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में और हॉल मार्क कहाँ होता है, गहना उना में होता है सोना चांदी झुमका झुमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र, बता चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, पशुपालन, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र आता है द्वितीय क्षेत्र में, जितना भी कर कारखाना फैक्ट्री कू है। और सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आमदनी सेवा क्षेत्र। जब देश का विकास होता है तो कौन क्षेत्र का सहयोग बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का बढ़ता है। सबसे ज़्यादा भारत में रोजगार कौन क्षेत्र में है, तो कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि क्षेत्र में आमदनी बहुत कम, ठीक है ना। तो इस प्रकार हुआ क्वेश्चन आप लोग का समाप्त। तो अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो पगला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पगला अभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर करो। बताओ अपना फेसबुक पेज पर, अपना गांव अगल बगल में जितना भी है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बड़ा लोग हो छोटा लोग हो, सबके बीच वीडियो को शेयर करो, इस चैनल के बारे में बताओ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।